मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 1 सितंबर को हो रहे एग्ज़ाम के डिस्कशन के। मेरे प्यारे दोस्त, पूरे 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे आपको, और 40 के 40 क्वेश्चन तुम्हारे पूर्ण रूप से सत्य और ऑथेंटिक होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा कि इसमें कुछ और बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर है उसके बारे में, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसको हिंदी में प्राथमिक घटक, कंप्यूटर का मुख्य प्राथमिक घटक भी माना जाता है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके अलावा आप इसके पार्ट में कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ये इसी के कंप्यूटर के ही दूसरे तीसरे पार्ट है। इसके अलावा रजिस्टर्ड भी इसका पार्ट होता है, जो सीपीयू का होते हैं। सीपीयू का मतलब कुल मिलाकर 3 पार्ट किया जाता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ से आरएफ किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये इसका बात किया जाए तो ये 2005 के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया गया था 2005 में, और इस अधिनियम में धारा 44 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का गठन 2006 को हुआ था। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इसका आंसर 2005 होगा या 2006, लेकिन इसमें सीधी सी बात कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जबकि सीधे सीधे हमें इसमें दिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ये लास्ट में कि 2006 में क्या कहते हैं लागू हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना कि जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? ठीक है ना। NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो सीधी सी बात है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो संतोष कुमार यादव जी हैं, और साल 2022 के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। NHAI के अब इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा और भी पढ़ लिए कि 31 जनवरी 2025 की नियुक्ति समिति ACC ने उसे कार्यकाल 2 वर्ष का विस्तार मंजूर कर दिया गया है। उसका कार्यकाल 2027 तक बना रहेगा। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकती? देखो मेरे प्यारे दोस्त, लोक अदालत की बात हुई है तो आप इसके अनुसार आप लोक अदालत और जितनी भी अदालत हैं उनको भी आप पढ़ के जाइएगा। तो लोक अदालत के मामले इसमें बता रहा है कि नहीं शामिल हो सकती। किस मामले में, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब तो जो भी ये 4 पार्ट दिए गए हैं उसका निगेटिव ढूंढना है हमें। तो पहला ये है, दूसरा आपसी तलाक, भूमि विवाद और गैर समझौता और आपराधिक मामले, और चौथा तुम्हारा है मोटर दुर्घटना मुआवजा, ये सब मामले दिया गया। तो सीधी बात है, लोक अदालत की बात होती है तो जिसको हम पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तो बताऊंगा ही। और एक इसमें एक और ऐड करने वाली बात है कि जो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये भी क्या कहते हैं, बल्कि वैकल्पिक विवाद समाधान ADR की प्रणाली है। क्या है जो ये हमारी लोक अदालत है, इसके बारे में समझ लें। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत ये प्राप्त कोर्ट्स भी जो आपका कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, वो आया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की है? सीधी सी बात है, ये लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जो फास्फोरस होता है इसका ऑक्साइड बनता है, समझ रहे ना। तो सीधी सी बात, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी आप कुछ जान सकते हैं लोहे के बारे में, जैसे कि लोहे में जो आयरन होता है वो उसको जो मतलब ऑक्साइड बनता है वो इस टाइप का बनता है, ये Fe2O3 एक्स टाइप। एक्स मतलब है 1 2 3 कुछ बोल सकता है। H2O बनता है। इसी को रस्ट भी कहते हैं, जंग या रस्ट भी सामान्य भाषा में कहा जाता है। और ऑक्सीकरण संख्या भी कभी कभी आयरन का पूछता है, Fe2+ और Fe3+, फेरस फेरिक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था हमारे, क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्र मार्गों कौन सी योजना है?
तो देखो इसका आंसर जो है वो भारत माला परियोजना है। और इसकी बात करते हैं, जो भारत माला परियोजना है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। समझ रहे? अगला जो क्वेश्चन आया था बहुत ही आसान, 1857 की क्रांति से लिया गया है। वो सीधे सीधे पूछा था कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी। सही है, ये था झांसी। अब कानपुर से आप बताइए कौन से थे। तो कानपुर से नाना साहब थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। अब ग्वालियर से बताइए कौन से थे। लखनऊ से हजरत महल थे। ग्वालियर से बताइए कौन से थे। कमेंट बॉक्स में बताइए ग्वालियर से कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था वो पॉलिटी से आया हुआ है। उसने पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अखंडता और निरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जो इसको जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसकी डेट याद करिएगा, 1976 है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो 24वां संविधान संशोधन है इसमें क्या हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो थी वो था 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आपातकाल इमरजेंसी। और जो इसमें प्रेम्बल जोड़े गए थे वो नए शब्द इसी के द्वारा जोड़े गए थे। और दूसरी बात, ये शब्द थे समाजवादी। इसमें हमारे प्रारूप समिति जो हमारा प्रस्तावना है उसमें जो शब्द हैं समाजवादी, निरपेक्षता, इंटीग्रिटी, अखंडता, ये सब शब्द। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारे खेल से आया हुआ है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखो व्यक्तिगत की बात किया जाए तो उसमें दो ही व्यक्ति आता है। एक आता है अभिनव बिंद्रा और दूसरा आता है क्या कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखो सबसे पहले स्वर्ण पदक की बात हो रही है तो अभिनव बिंद्रा साहब थे। अगर पहला पदक की बात हो रही है तो केडी जाधव थे। समझ रहे हैं ना। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है खेल जगत का। और आगे कुछ जानकारियाँ ये हैं कि भारत ने ओलंपिक में पहला पदक 1928 में वो हॉकी टीम ने पाया था, ठीक है ना। और पहला स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीता था। और बीजिंग ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक बीजिंग ओलंपिक में ये प्राप्त किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, और जो इसमें व्यक्तिगत रूप से है कि अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण और केडी जाधव ने कौन से पदक जीता था, ये व्यक्तिगत रूप से है। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ था कि नागालैंड में भारतीय सेना और एनडीआरएफ द्वारा मानसून संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सा संयुक्त अभ्यास किया गया है। तो इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्त। इसका आंसर जो होगा वो हमारा सुरक्षा राहत अभ्यास। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा राहत अभ्यास। ये राहत अभ्यास हमारा मानसून संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के लिए है, जिसे भारतीय सेना, स्पीकर कोर और राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल एनडीआरएफ ने मिलकर 13 से 15 मई 2025 तक नागालैंड के रंगापहाड़ सैन्य स्टेशन पर आयोजित किया था। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोला गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में रंग बिरंगे चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं जो मुख्यतः पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर जो होगा कथकली होगा। आप बताइए कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली केरल राज्य का नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक यूपी का है और उड़ीसी उड़ीसा का है। चारों याद रखिएगा, कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का और कथक यूपी का और उड़ीसी उड़ीसा का, ठीक है ना। ये चारों याद रखिएगा। अगर आपसे इसी में पूछा जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति वो इनमें से किसके नृत्यांगना है तो वो भारतनाट्यम हो जाएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है। पॉलिटी में ये बताया गया है कि किसके द्वारा राज्य मंत्री को पोर्टफोलियो विभाग आवंटित किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए
कि जो राज्य है उसका मेन मुख्यमंत्री होता है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ही इसका पूरा कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता, तो यही सब कुछ करेगा। तो जो पोर्टफोलियो विभाग का आवंटन कराएगा वो मुख्यमंत्री माना जाएगा। और केंद्र में जानी रहे। अगला क्वेश्चन है मेमोरी से, ठीक है ना, कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, बिजली बंद होने के बाद भी डाटा स्टोर रखती है। देखो रैम रोम दो चीज़ें हैं। रैम और रोम दो चीज़ें हैं, एक कैचे मेमोरी है, एक रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है ना। इसमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो एक प्रकार की मेमोरी है जो बिजली बंद होने के बाद अपना डेटा स्टोर रखती है। ध्यान रखना कौन सी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम होता है, ठीक है। मेमोरी फ्लैश और कार्ड डिस्क एचडीडी जैसे स्टोरेज शामिल हैं। तो जैसी बात है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो मिटे ना, जो अपना चीज़ें स्टोर करे, ये है तुम्हारी नॉन वोलेटाइल। और दूसरी बात है रोम को याददाश्त के रूप में भी जाना जाता है, कि ये रैम जो होती है वो याददाश्त मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कि आपका मेरे प्यारे दोस्त, आज जो ये क्वेश्चन आया हुआ है अधिकतर पूरे रूप से जो कृषि स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि यंत्र आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये इसका आंसर होता है खुरपी और दराती। ले धनाधन खूब धड़ाधड़ खुरपी दराती से काम होता है। तो थ्रेसर और ट्रैक्टर और हल नहीं होंगे तो मान लो बहुत है नहीं, लेकिन हर समय किसान की बात कर रहा है तो खुरपी दराती हाथ में उसके होती है। चलिए आगे बढ़ मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है वो पर्यावरण से है। सागौन, साल, चीड़ ये सब कहाँ किस वन में पाए जाते हैं, ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है ना। तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के मेन है, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों, ठीक है ना, याद रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आप भी कभी नहीं सुने होंगे कि जो पैरासीटामॉल है, आप सुने होंगे ना, पैरासीटामॉल खूब खाते होंगे बुखार में। ये जो है जनवरी 2025 में किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामॉल का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो इसका जो आंसर है ना वो सत्यदीप पार LTD सत्यदीप पार फार्मा एस्क्यूटिकल्स LTD लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा ये बनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है वो पुरस्कार से है। वो पुरस्कार में पूछा गया था कि साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 में किसे दिया गया था। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर नायर साहब को दिया गया था। और टोटल कितने लोगों को दिया गया था, 7 लोगों को, बस इतना ही याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया है वो आया हुआ है स्थायी बंदोबस्त। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूछिए मत, आत्मा परमात्मा सब तृप्त हो गई है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया गया। तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस, ठीक है ना। अब इसका एक दो और बताता हूँ। लॉर्ड मैकेंजी ने कौन सा प्रणाली स्टार्ट किया था। हार्ट मैकेंजी ने, लॉर्ड मैकेंजी बोलिए जो भी है, तो महलवाड़ी जो थी वो लॉर्ड मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। कौन सी, महलवाड़ी, ठीक है ना। और एक स्थायी बंदोबस्त होगा, महलवाड़ी बंदोबस्त हो गया। एक और बंदोबस्त स्टार्ट हुई थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी किसने किया था, रैयतवाड़ी का बताइए आप। रैयतवाड़ी जो स्टार्ट हुआ था वो मुनरो ने किया था। किसने, मुनरो ने, हर्ड मुनरो ने क्या किया था, रैयतवाड़ी, ठीक है ना, याद रहेगा। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकेंजी महलवाड़ी, और रैयतवाड़ी किसने, मुनरो। इन तीनों को आप याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो अगला क्वेश्चन है वो एंशियंट से है। और ये क्वेश्चन जो पूछा था कि किस हड़प्पा स्थान पर पुरातत्वविदों ने मालिकों के साथ पालतू कुत्तों की कब्रों में रखने की खोज की। तो ये बुर्ज होम है जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में है, और इसमें कुत्तों को दफनाने की प्रक्रिया भी मुर्दों के साथ थी, ठीक है ना। और ख़ासकर ये जम्मू कश्मीर स्थित है, और यहाँ पर खुदाई करने के बाद कब्रों में ये सब मिले हुए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही, और ये क्वेश्चन है कि जो हमारी भारत में
प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी जिसको कहते हैं वो किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? मेरे प्यारे दोस्त, उसका आंसर सीधे कृषि लगाओ धाए से। ठीक है ना। कृषि जब किसी क्षेत्र में श्रमिक की संख्या ज़रूरत से अधिक होती है लेकिन उसकी उपस्थिति उत्पादन में वृद्धि नहीं करती है तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि 1991 में एलजीपी सुधारों उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण के बाद भारत में किस क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली? तो वो सीधे से आप लगाइए औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि 1991 में जब ये एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी फॉर एल्फा लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्रोविटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों का जो है वो हमारा कुल मिला के जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कई युद्ध हुए और उसके बाद जो हमारी क्या कहते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो गड़बड़ होने लगी, तब ये चीज़ें लाई गई। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री शायद कांग्रेस की थी और प्रधानमंत्री शायद हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आसपास रहा, हो सकता है वो इसी समय के आसपास रहे होंगे, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि 2025 में दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेंज में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय एथलीट कौन से थे? तो इसका आंसर पारुल चौधरी था। पारुल चौधरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन यानी आइडियल, कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री क्या है? तो वो कुल मिला के 180 अंश देशांतर रेखा है और इसको आप याद रखिएगा। अब कमेंट बॉक्स में बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा किसको कहते हैं और कहाँ से होकर गुजरती है भारत में? मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग कौन सी कृषि करते हैं? तो ये हमारा जो कृषि है ना ये वाली है, कमर्शियल नहीं है, आश्रित कृषि। इसको कहते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है ना, सब्सटेंस फार्मिंग। कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए न्यूनतम कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर केवल 3 साल होता है। ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्त देखो, पॉलिटी में बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछा है कि वेल्स के प्रिंस कब भारत आए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद? तो वो था 1921। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 या 17, हाँ 1919 क्या 18 ही है, 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखिएगा इतना। अगला जो क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे दोस्त वो आया था कि डिजिपिन में कुल कितने रजिस्टर्ड नंबर होते हैं? तो डिजिपिन में कुल 10 नंबर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया हुआ था कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच एक खाली जगह होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स, याद रहेगा, सिनैप्स। मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि गर्मी के मौसम में भारतीय महाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल मिला के इसका जो प्रभाव पड़ता है वो निम्न घनत्व दबाव प्रणाली पड़ता है, निम्न घनत्व दबाव प्रणाली। ठीक है ना।